आज हिंदुस्तान के पंचायती राज से जिला परिषद में, विधानसभा में, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद जो भी है, जी जी इस लोकतांत्रिक मंदिर में जी जो पुजारी लोग आए हुए हैं, जी जी उसमें समग्रता में महिला का प्रतिनिधित्व कितना है कितना? एक्चुअल। तो कहते हैं हमको समय नहीं मिला, तो हम कहते हैं शेरशाह सूरी को तो 5 वर्ष का 6 वर्ष तक के लिए हिंदुस्तान का राजा बना था, लेकिन कलकत्ता से लेके पेशावर तक ग्रैंड ट्रंक रोड बना दिया जो आज जी। तक बना हुआ है। वो मेरा ब्राह्मण साथी लड़ता था कि वो जिला अध्यक्ष हैं, एमएलए हैं, हमारे नेता हैं, वो चलते हैं तो उनका झोला हम कंधा पर लेके चलते हैं। अच्छा। वो बरंडा पर खाएंगे, हम घर में खाएंगे। हम भी समाजवादी थे। जब सब चले जाए तो उठ करके उस थाली को पानी से धो धा करके साफ करके चौकी के नीचे रख देते थे जी। सवेर में कोई अगल बगल से पिछड़ी जाति के गरीब को बुला के लावे जी। तो थाली खोजे, तो कई बार वो कहे थाली कहीं है नहीं, तो मैं कहता था रात में भूत आया था तो थाली को धो धा के चौकी के नीचे रख दिया है, ले जाइए। 70 बरस 80 बरस की कितने दिन आजादी के हो गए जी। 70% आदमी हाथ जोड़ के मांग रहा है, हे दया निधान, हे कृपा निधान, हे करुणा निधान, जी जी दया करिए, मुझको भी आरक्षण दे दीजिए। वो भी मांग रहा है। कौन मांग रहा है? 70%। जी जी 65%। और ये 25 और 30% कौन है? जी जी कौन है जो उनको नहीं दे रहे हैं? एक भी पार्लियामेंट का मेंबर इस बहस में इस बात को कोई नहीं बोला। जी जी न बोल सकता है जी जी कि एक वर्तमान में ही पार्लियामेंट में जितने एमपी हैं, लोग चुने हुए लोकसभा के, जी जी उन सब में से एक जानकारी सार्वजनिक किया जाए जी कि उसमें पिछड़े कितने हैं, महिला कितनी है, किसी पार्टी जी जी और किसी नेता के द्वारा, किसी संगठन के द्वारा या और जी। किसी सरकार के द्वारा जी ये कहा जाएगा, यह शब्द कि मैंने इतनी महिला को दिया, मैंने इतना पिछड़ा को दिया। जी जी तो मेरा शब्द है ये मैं कौन है? लोकतंत्र में मैं कौन है? जी 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 और इस मैं को किसने अधिकार दिया है? जी जी तो पिछड़े हो, महिला हो, पिछड़ा हो, दलित हो, अनुसूचित जाति हो, जब तक इनके अंदर स्वामी भाव का बोध नहीं कराया जाएगा तब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज एक बार फिर हमारे साथ खास मेहमान हैं हुक्मदेव नारायण यादव, जाने माने किसान नेता, पद्म विभूषण, उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से सम्मानित। और आज हमने इन्हें जिस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है, वह खास मुद्दा है नारी समानता का। नारी समानता पर हम इसलिए चर्चा करना चाह रहे हैं क्योंकि लंबे समय से ये बहस चल रही है कि नारी समानता के लिए रिजर्वेशन जरूरी है। अभी लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने के लिए बिल भी पेश किया गया। आपने देखा होगा, कल, आज तारीख कितनी होगी, कल 17 अप्रैल को वह बिल लोकसभा में गिर गया। सरकार उस बिल को पारित नहीं करा पाई। सरकार अपनी मंशा जाहिर कर रही है कि हम नारी सशक्तिकरण के लिए उन्हें अधिकार देना चाहते थे, 33% सीटें बढ़ाना चाहते थे, सीट बढ़ा करके। जबकि विपक्ष है वह कह रहा है कि नारी को समानता देने के लिए, नारी को अधिकार देने के लिए उनका विरोध नहीं है। उनका विरोध केवल यही है कि जो तरीका अपनाया गया वह डीलिमिटेशन का तरीका है, वह नारी शक्ति का सशक्तिकरण नहीं है। अगर सरकार चाहे तो जो मौजूदा 543 सीट है उसी में 33% आरक्षण दे दीजिए। सबके अपने अपने तर्क हैं, किसी को किसी का तर्क कुतर्क लगता है, किसी को किसी की बात सही लगती है। हम ओपन माइंड से, खुले माइंड से न सत्ता पक्ष की बात करेंगे न विपक्ष की बात करेंगे। हम सिर्फ बात करेंगे कि क्या संसद और विधानसभा में नारी सशक्तिकरण के लिए, नारियों को भागीदारी देने के लिए, महिलाओं को और अधिक भागीदारी देने के लिए आरक्षण जरूरी है तो कितना जरूरी है, और इस विषय में बताएंगे हुक्मदेव नारायण यादव। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हुक्मदेव जी। बहुत धन्यवाद।
महेश जी, तो मेरा सवाल तो क्लियर है, नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी समानता के लिए महिलाओं को संसद और विधानसभा में आरक्षण देना कितना जरूरी है? बहुत धन्यवाद महेश जी। आपको भी और आपके इस चैनल से जुड़े हुए साथी कर्मचारियों को, श्रोताओं को मैं अभिनंदन करता हूं। मैं अपनी बात प्रारंभ करूं उससे पहले मैं लोकतंत्र के जो निर्वाचित प्रतिनिधि ग्राम पंचायत से लेके जिला परिषद से लेके विधानसभा से लेके संसद तक जितने इस देश के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जी जी, उन सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं, उन सबको नमस्कार करता हूं कि वो भारत के लोकतंत्र के लोकदेव हैं। लोकदेव। मैं इन लोकदेवों से प्रार्थना करूंगा कि अपनी दृष्टि में समग्रता लावे, व्यापकता लावे जी और समरसता लावे। जब दृष्टि स्पष्ट होगी तो दिशा स्पष्ट होगी, जी और जब दिशा स्पष्ट होगी तो लक्ष्य स्पष्ट होगा। जी, लेकिन अगर दृष्टि नहीं है, दृष्टि पर अनक रंग बिरंग का चश्मा चढ़ा हुआ है, जी जी, तो वो अपने अपने चश्मे से देख रहे हैं। तो सो सब चश्मा को उतार के एक चश्मा पहले सब लगावे, वो है लोकतंत्र का चश्मा, जी जी, संविधान का चश्मा। जी जी, तो इसमें राजनीति है तो राजनीति अपने अपने ढंग से लोग करते हैं, जी जी, अपने अपने दाव पेच होते हैं। जी लेकिन एक बार मैं चाहूंगा जी, कि भारत सरकार करे या कोई जी स्वयंसेवी संस्था करते रहते हैं ऐसे जी, सर्वे जी जी, रिपोर्ट, वो आज हिंदुस्तान के पंचायती राज से जिला परिषद में, विधानसभा में, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद जो भी है, जी जी, इस लोकतांत्रिक मंदिर में जी जो पुजारी लोग आए हुए हैं, जी, जी उसमें समग्रता में महिला का प्रतिनिधित्व कितना है? एक्चुअल टोटल संसद और विधानसभाओं में, संसद में, विधानसभाओं में और पंचायती राज्यों में, नगर पालिकाओं में जिला परिषद में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? कितनी है, संख्या कितनी है, कुल सीट कितना है, महिला कितनी है? जी जी, आज तक ये आंकड़ा कभी आया नहीं, जी नहीं। जी। दूसरी बात है, हरियाणा में तो जैसे नियम लागू है 1/3 का, तो बढ़ गई होगी सीटें, वो तो तय है, उससे तो कोई न कोई 1-8% ज्यादा ही होगी। देखिए मैं फिर कहता हूँ, जी जी, सभी राज्य में अलग अलग है, हाँ जी, हाँ जी, अपनी अपनी व्यवस्थाएं। जी बिहार में 50% है। जी जी, तो एक बार वो आ जाए जिससे पता लगे, केवल उसका ही नहीं, जी जी, आरक्षित है दलित का, अनुसूचित जाति जनजाति का, तो उनके आरक्षित सीट पर तो कोई हेरा फेरी कर नहीं सकता। जी जी। अच्छा, आप ये कह रहे हो उनकी जो सामाजिक स्थिति है वो आ जाए सामने, जाति नहीं, जाति तो है ही रिजर्व। वो सामाजिक स्थिति जी जी, कि ये जो लोकतंत्र के जो 4 खूंटा है, जी जी, पंचायती, जिला, जी जी, प्रांत और केंद्र, जी, पार्लियामेंट, जी, विधानसभा, जिला परिषद जी और ग्राम पंचायत, ये जी। 4 खूंटा चौखंभा। जी जी, तो इन चारों खंभों में, जी किस प्रांत में और अखिल भारतीय स्तर पर जी, जी महिला का और ये क्या कहते हैं ओबीसी समाज का, जी। पिछड़ा समाज का हम्म, प्रतिनिधित्व कितना है, ये सामने आए, जी जी, पता लगे, जिसको कहते हैं फैक्ट्स एंड फिगर। जी जी, तो आज तक ये नहीं है देश में पता किसी को, अपने अपने राज्य में है, कहते हैं ये किया वो किया, नहीं। दूसरा,
कि जिसको आप लोग देश के अंदर कहते हैं आरक्षण। जी जी हम डॉक्टर लोहिया के रास्ते पर चलने वाले, डॉक्टर लोहिया के साथ चलने वाले उसको आरक्षण कभी नहीं कहते हैं। हम उसको कहते हैं विशेष अवसर, विशेष अवसर, स्पेशल अपॉर्चुनिटी। जी जी आरक्षण में और स्पेशल अपॉर्चुनिटी में फर्क है, जी। फर्क है। तो हम क्या अंतर है, एक बार हमारे बता दर्शकों को देते हैं। बता भी दीजिए। हाँ विशेष अवसर का मतलब है जी जिसको कहते हैं विशेषाधिकार और बनाम विशेष अवसर, जी जी कि समाज के अंदर एक जाति के नाम पर एक वर्ग विशेष है, विशेष जाति। ठीक है। तो समाज के अंदर एक वर्ग विशेष है जिनको विशेषाधिकार प्राप्त है, जी जी विशेषाधिकार। जी और एक बहुत बड़ा वर्ग है, जी 70% हो 80% हो, जी जी वो वर्ग है जो उस विशेषाधिकार से वंचित है। जी तो जो विशेषाधिकार से वंचित है उनको विशेष अवसर जी कि घर में कोई बीमार हो हम्म, और रोगी के लिए डॉक्टर कहे कि इसको अंडा खिलाओ, दूध खिलाओ, मक्खन खिलाओ, फल जी। खिलाओ, सब्जी खिलाओ, जिससे ये ज्यादा जी शक्ति आएगी तो ये रोग मुक्त होगा। जी जी तो उसी तरह से जी समाज के अंदर जो पिछड़ा वर्ग है, जन्म के आधार पर जिनको अधिकार से, बहुत अधिकार से, नागरिक अधिकार से वंचित रखा गया, ये सत्य है। जी जी और इस तथ्य और सत्य को समाज को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन आज भी हिंदुस्तान के अंदर एक वर्ग विशेष है जिसको कहिए हाई अपर क्लास। मैं कास्ट नहीं कहता हूँ। कल यही तो बात हो रही थी। हाँ, कोटा में कोटा की ही तो बात विपक्ष उठा रहा था। हाँ, नहीं, हाई अपर क्लास। ठीक है। तो जो हाई अपर क्लास है जी उनके मुताबिक समाज के अंदर जो अदर लोग हैं उनके बराबर उनको अधिकार नहीं है। जी जी अधिकार माने हो जाता है नागरिक अधिकार। नागरिक जी, जब हम कहेंगे तो संविधान कहता है, जी पहले सबसे पहले संविधान का शब्द है हम्म, इक्वलिटी, जी समता। जी जी पहला ईंट जो संविधान के शब्द का जो प्रियम्बुल है उसका इक्वलिटी है। पहला शब्द है समता, जी जी इक्वलिटी। इक्वलिटी के पहले निर्गुण नहीं सगुण व्याख्या हो। जी जी हम निर्गुण कहते हैं, हम समता, सब बराबरी। जी जी इसका मतलब क्या हुआ? सब बराबरी माने, बराबरी का माने आर्थिक बराबरी, सामाजिक बराबरी, शैक्षणिक बराबरी। ये जो बराबरी है, जी जी और क्या कहते हैं निर्वाचन में, निर्वाचित सभाओं में बराबरी, जी और उससे ऊपर प्रशासनिक सेवा में भी बराबरी। जी बराबरी तो आज क्या हिंदुस्तान में प्रशासनिक सेवा में और निर्वाचन के जितने निर्वाचित संस्थाएं हैं उनमें, जी जी या उससे नीचे जो कर्मचारी हैं, जी जो सरकारी कर्मचारी हैं और जो निजी क्षेत्र में कर्मचारी हैं, जी जी जब कभी बात मैं करता हूं या लोगों से कहता हूं तो कहता हूं समग्रता में बात करो। तो उन प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी, सरकारी की, सबकी बात करो, सबकी बात करो। ठीक है। तो क्या हम इसमें समता पाते हैं? जी जी उनके वेतन में, उनके रहन सहन में, उनके कार्यक्रम में, उनके हर चीज में। जी जी तो बहुत दिनों से लोग कहते हैं कि एक योग्यता एक वेतन। तो मान लीजिए हम ही जब एयरपोर्ट पर जाते हैं तो जो ये एयर इंडिया का जो आदमी है वहाँ कर्मचारी नीचे, वो उसको 25,000 28,000 दरमाहा है। जी जी और जो प्राइवेट कंपनी वाला है उससे भी ज्यादा क्वालिफाइड है, एमए पास है, बीए पास है। मैं चलता हूँ और व्हील चेयर पर लेके जब मुझको चलता है तो उसको पूछता हूँ कहाँ घर है, क्या नाम है, पूछ लेते हो आप? हाँ, कितने कितने पैसे मिलते हैं, कहाँ रहते हो, बच्चे कितने हैं, सब। जी जी तो उससे अधिक योग्यता वाले जब प्राइवेट कंपनी में है तो उनको मिलता है 15,000, 16,000, 18,000। प्राइवेट कंपनी शोषण कर रही है। तो ये मतलब जी अब ये कहा जाता है सरकार के द्वारा या कोई भी
जी जी कि भाई वो निजी कंपनी पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। जी जी तो अगर मान लीजिए आज के लोकतांत्रिक व्यवस्था में निजी कंपनियों पर जी अगर संसद का, विधानमंडल का जी जी और सरकार के तंत्र का नियंत्रण नहीं है, अधिकार नहीं है, जी जी इसका मतलब वो स्वतंत्र है, जी परम स्वतंत्र सर पर नहीं को। जी जी तो एक एक वर्ग हो गया सरकारी, जो जी। सर नियम से, कायदा से, कानून से चलता है, ठीक है। एक वर्ग हो गया निजी क्षेत्र वाला, जी जो अपने कायदा, अपने कानून, अपने नियम से चलता है, अपने कानून बनाएगा, अपने चलाएगा, अपने चलाएगा। ठीक है। तो भाई इसीलिए इसको गहराई से जा रहा हूं। जी जी तो समता का मतलब क्या है? समता का मतलब, जब बहुत लोग ये बात देश में उठाते रहे कि एक योग्यता, एक वेतन, जी जी वेतन को योग्यता के आधार पर दियो, जी क्यों नहीं होता है? जी क्या कारण है? देश में इतने दिन से सरकार इतनी आई, सभी पार्टी को मौका मिला, थोड़ा बहुत काम करने का अवसर ही नहीं है, नहीं मिला। जी जी ये जो लोग कहते हैं कि हमको अवसर नहीं मिला, सो जी। झूठ बोलते हैं। अवसर मिला इनको। और जितने दिन का मिले, जी सब पार्टी को सरकार चलाने का, केंद्र से लेकर राज्य तक सबको सरकार चलाने का अवसर मिला। मौका मिला। किसी को ज्यादा मिला, किसी को कम मिला। जी जी कम मिला तो कहते हैं हमको समय नहीं मिला। तो हम कहते हैं शेरशाह सूरी को तो 5 वर्ष का, 6 वर्ष तक के लिए हिंदुस्तान का राजा बना था, लेकिन कलकत्ता से लेके पेशावर तक ग्रैंड ट्रंक रोड बना दिया, जो आज जी। तक बना हुआ है। हाँ, जीटी रोड आज भी उसको कहते हैं। जीटी रोड जिसको कहते हैं, उस रोड जी। का नाम चौधरी चरण सिंह जब प्रधानमंत्री बने थे, जनेश्वर मिश्र ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, तो सड़क जी। का नाम रख दी थे शेरशाह सूरी मार्ग। जी, रख दिया था। हाँ। हाँ, तो बनाया, करने वाले ने किया। कर्पूरी ठाकुर थोड़े दिन के लिए आए, जी थोड़े दिन के लिए आए, साल 1.5 साल के लिए उप मुख्यमंत्री बने थे, साल भर भी नहीं, जी जी। लेकिन उन्हें हाई स्कूल तक की फीस माफ कर दी, अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त मतलब कर दी। फुटप्रिंट छोड़ा अपना। हाँ, 5 एकड़ जमीन पर से मालगुजारी माफ कर दिया, नदी पर से खेबा माफ कर दिया। जी जी वो तो थोड़े समय के लिए उप मुख्यमंत्री बने थे। जी जी इसी को कहते हैं विल पावर, जी जी। जिसको डॉक्टर विल पावर जो। डॉक्टर लोहिया किताब लिखे हुए हैं, विल पावर। जी। विल पावर, इच्छा शक्ति। हाँ जी। हाँ। तो कर्पूरी ठाकुर कर गए, जी जी और राज्य की सरकारों ने क्यों नहीं किया? उसी के बाद फिर बिहार में इतनी सरकारें बनी, तो क्यों नहीं किया? जी जी क्यों नहीं किया? कर्पूरी ठाकुर चीफ मिनिस्टर बने तो 26% बिहार में आरक्षण को लागू कर दिया। जी जी फिर बाकी इतने दिन की सरकारें बनी तो क्यों नहीं किया? कर्पूरी ठाकुर से ज्यादा मेजोरिटी उनके हाथ में आई, जी जी। ज्यादा ताकत उनके हाथ फिर भी में, उन्होंने नहीं किया। फिर भी नहीं किया। जी फर्क ये है जी कि का दुख जाने दुखिया, का दुख जाने दुखिया माए, जाके पैर न फटे बेमाई, सो का जाने पीर पराई। फिर पर आई। कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा वर्ग के थे, गरीब थे, बासी भात खाने वाला जो समाज है, जमीन पर सोने वाला जो समाज है, जी जी उस समाज के सबसे अंतिम श्रेणी पर जो बैठा आदमी है, उसमें से कर्पूरी ठाकुर निकल के आए थे। जी। तो कर्पूरी ठाकुर को उस अंतिम श्रेणी वाले आदमी की जो पीड़ा है, उसकी समझ है पूरी। उसका समझ नहीं है, उसका एहसास है। एहसास है। नहीं, ठीक बात है जी, एहसास है। एक है एहसास वाला, जी जी। एक है उपन्यास वाला। ठीक है। अब वो तपा तपाया है, नीचे से उठ कर आया है। तो प्रेमचंद जी का जी। किसी उपन्यासकार के गरीबी पर जी जी जो खूब बढ़िया उपन्यास पढ़ ले जी और उसके आधार पर मंच पर बोले, जी तो जी। क्या है वो? उसको उसका एहसास नहीं है। एहसास नहीं है। जो सामाजिक पीड़ा का एहसास, जी जी सामाजिक पीड़ा, कि मान लीजिए हमारे पास में योग्यता है, जी जी हम जिला पार्टी के, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के जिला अध्यक्ष है, जिस समय 3 जिला का 1 जिला था, जी जी और एमएलए थे, जी एमएलए थे। जी जी लेकिन हम ही अपने साथियों के साथ भ्रमण पर निकले कई बार। जी जी। हमारे साथी जो साधारण ब्राह्मण थे, तो कभी कभी कहते थे चलिए बगल में हमारा ससुराल है, रात में वहीं रह जाते हैं। ठीक है। तो कहते थे चलिए।
तो जाते थे तो उनके ससुराल में जी। सामान्य परिवार जी इस बात के लिए उनके परिवार में उनके साली सरहद उनको कहती थी जी कि आपको तो हम अपने घर के अंदर जी जी पीढ़ी पर बैठा के खिलाएंगे, जी लेकिन उनको हम बरंडा पर खिलाएंगे। जी। वो मेरा ब्राह्मण साथी लड़ता था हाँ, कि वो जिला अध्यक्ष हैं, एमएलए हैं, हमारे नेता हैं, वो चलते जी। हैं तो उनका झोला हम कंधा पर लेके चलते हैं। अच्छा। वो बरंडा पर खाएंगे, हम घर में खाएंगे। तो बाहर टेबल कुर्सी कहीं से मांग के लावे, लगा दे, खिला दे, और फिर उनके घर की औरतें आवे तो उनकी थाली ले जाए, मेरी थाली टेबल पर वैसे जूठा छोड़ जाए। जी हम भी समाजवादी थे, जब सब चले जाए तो उठ करके उस थाली को पानी से धो धा करके साफ करके चौकी के नीचे रख देते थे। जी सवेर में कोई अगल बगल से पिछड़ी जाति के गरीब को बुला के लावे, जी तो थाली खोजे तो कई बार वो कहे थाली कहीं है नहीं, तो मैं कहता था रात में भूत आया था तो थाली को धो धा के चौकी के नीचे रख दिया है, ले जाइए। तो हमारे वो साथी अपने उस विद्रोही जी जी वो जब चलते थे रास्ते में तो गाली देते चलते थे, ऐसा समय आएगा जब साले लोगों को खूंटा में बांध करके या करची लेकर के चूतर का खाल उतारेगा, तब समझेगा कि पिछड़े लोगों की पीड़ा क्या है। जी जी तो ब्राह्मण थे वो, जी लेकिन उनके अंदर भी वो पीड़ा थी, जी जी। पीड़ा। तो इसलिए मैं प्रसंग को कहा, तो असली बात है जी कि एक है पीड़ा को भोगने वाला, जी जी एक है पीड़ा के ऊपर में व्याख्यान देने वाला। जी जी। एक भोगने वाला, एक व्याख्यान देने वाला। जी। दूसरी बात, हिंदुस्तान के पिछड़े हो या महिला हो, जी जी महिला माने 50%, जी जी पिछड़ा और दलित का माने है उनमें उनके महिला समेत को जोड़ दीजिए तो हो जाते हैं टोटल वो 65 या 70%। जी जी तब मान लीजिए एक हिसाब से महेश जी, जी 70 बरस 80 बरस की कितने दिन आजादी के हो गए, जी 70% आदमी हाथ जोड़ के मांग रहा है, जी हे दया निधान, हे कृपा निधान, हे करुणा निधान, जी जी। दया करिए, मुझको भी आरक्षण दे दीजिए। वो भी मांग रहा है। कौन मांग रहा है? 70%, जी जी 65%। और ये 25 और 30% कौन है? जी जी कौन है जो उनको नहीं दे रहे हैं? तब मेरे अंदर से क्रांतिकारी खून खोलता है। जी जी। तब हम कहते हैं 70% को जी जी हाथ जोड़ के इतने दिन खड़े रहोगे तो तुमको सुंदरकांड से राम की वो ले लो, विनय न माने जलधि जरा गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तमा, जी भय बिनु हो ही न प्रीत। तुम ये 70% लोग हाथ जोड़ के क्यों विनती कर रहे हो? मतलब जिनको जो दाता होने चाहिए वो मांग रहे हैं। लोकतंत्र में तो बहुमत का शासन है, बहुमत का शासन ले क्यों नहीं पाते ये जो? आइए बहुमत तुम्हारा है, जी अब बहुमत तुम हाथ जोड़ के भीख मांग रहे हो, और जो अल्पमत है शासन कर रहा है प्रशासनिक अधिकारी, जी जी वो अल्पमत वाले तुमको कह रहा है कि हम 20% देंगे, हम 30% देंगे, हम 33%। अभी एडवोकेट सुदेश यादव मुझे बता रही थी, अभी बात हो रही थी, आप भी सुन रहे थे, आपकी अर्धांगिनी है, वो आपको ही कह रही थी कि ये कौन होते हैं देने वाले? पुरुष क्यों दाता की भूमिका में बने हुए हैं? हमको कह रहे हैं कि चलिए हम आपको देते हैं 33%, हम भिखारी हैं क्या? मतलब अब भी देने की भूमिका में पुरुष है, समानता की समता की तो भूमिका ही नहीं है। वजह क्या है? दूसरे ऐसे पलट के कहो जी, आप कहिए पलट करके। ऐसे कहिए कि 33% हो, 40% हो, कुछ भी हो, जी लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? जी, मूल परिभाषा लोक के लिए, लोक के द्वारा, लोक का, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल। जी जी। तो लोकतंत्र फॉर द पीपुल है जी, बाय द पीपुल है, जी लेकिन ऑफ द पीपुल नहीं है आज हिंदुस्तान में। जी जी
लोक का लोकतंत्र नहीं है, जी जी, लोक के द्वारा है, लोक के लिए है, लेकिन लोक का नहीं है। लोक का मतलब कि आज उस संसद में जी जो पार्लियामेंट है, जी, एक भी पार्लियामेंट का मेंबर इस बहस में इस बात को कोई नहीं बोला जी जी, और न बोल सकता है जी जी, कि एक वर्तमान में ही पार्लियामेंट में जितने एमपी हैं, जी, लोग जी। चुने हुए लोकसभा के, जी जी, उन सब में से एक जानकारी सार्वजनिक किया जाए जी, कि उसमें पिछड़े कितने हैं, महिला कितनी है, दलित कितने हैं? दलित अनुसूचित जाति जनजाति का तो कोटा निश्चित है, हाँ निश्चित है, वो तो मान लिया वो जाएगा। तो किताब में है, जी, किताब में है, हाँ, लेकिन महिला का या पिछड़ी जाति का तो किताब में है नहीं। जी जी, तो कितने हैं, वो बताइए। उनकी संख्या कितनी है उसमें, जी जी, और किस पार्टी में कितनी है। जी, तो फिर तब अपने आप एक्सपोज हो जाएगा, सब अपने आप पता लग जाएगा। फिर बात उठ के यही आती है, जी जी, जो लोग जो ये कहते हैं, जी जी, तो देने वाला कौन है? सत्ता है देने वाला जो जमात है, सत्तारूढ़ संगठन है। देने वाला, जी वो देने वाले जमात में जी, बहुमत किसका है? वो तो सत्तारूढ़ दल का ही है। सत्तारूढ़ दल का मत कहिए, हर पार्टी का आइए, संगठन को आइए, जी जी, हर पार्टी जो टिकट बांटती है, जी जी, तो उसमें जो उनका जो सिस्टम है बांटने वाला, उसमें कौन है? कौन है? वीआईपी अभिजात वर्गीय है। तो टिकट बांटते समय किस पार्टी ने कितने पिछड़ी जाति को टिकट दिया? जी जी, और आज भी संसद में जी खड़ा होकर के जब पार्टी वाले लीडर बोलते हैं कि मेरी पार्टी में जी, इतना ओबीसी है, जी जी, इसका मतलब कि ओबीसी हम्म, प्रतिभा से, योग्यता से, क्षमता से नहीं आया है, जी, तुम्हारी जी, जी। कृपा से आया है। जी जी, तो कितने दिन तक इस लोकतंत्र में ये ओबीसी या ये महिला ये कृपा पात्र बने रहेंगे किसी का? बिना कृपा क्यों नहीं, बिना कृपा क्यों अधिकार क्यों नहीं। अधिकार क्यों नहीं? जी जी, तो चाहे पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम हो, जी। चाहे सरकारी सिस्टम हो, जी जी, ये मांगने वाले हैं। जी जी, मान लीजिए कि महिला सशक्तिकरण में सरकार ने कहा कि हम 33% देंगे जी जी, महिलाओं को, जी जी, तो उधर से विपक्ष वाले ने उठा, उसमें ओबीसी का भी तय कर दो, जी मुसलमान का भी तय कर दो। जी, तो मैं हंस रहा था कि अल्पसंख्यक खाली मुसलमान हैं, जी जी, तो मुसलमान का तय कर दो, तो ईसाई का तय कर दो, सिख का तय कर दो, जैन का जैन भी तय, है, बौद्ध भी है, हाँ जी, हाँ जी, ये सब अल्पसंख्यक हैं। जी जी, तो बाकी नाम क्यों नहीं लेते हो? जी जी। क्यों नहीं लेते हो? हाँ, जो मांग उठ रही है वो भी आधी उठ रही है, आधी पूरी कोई उठा नहीं रहा है उसको। उठा नहीं रहा है, जी उठा नहीं रहा है। दूसरी बात जी, ये जो विधेयक अभी है, ये 2011 में या 12 में लोकसभा पार्लियामेंट में आया था, मैं उस समय था, जी जी, राज्यसभा से पारित होके आ गया। जी तो राज्यसभा से पारित होके आया था, वो बिल था जी, जी कि महिलाओं को आरक्षण देंगे 33%, लेकिन बाय रोटेशन मान, हाँ, 1, 3, 5, जी जी, 7, 9, 11 ऐसे सीट जो है बेजोड़ा, जी जी, इस बेजोड़ा से महिलाओं को 33% आरक्षण देते हुए, जी और जब पूरा 545 सीट पर हो जाएगा, जी, जी तब फिर 1, 3, 5 से बढ़ेंगे। जी, तो इस पर विवाद हुआ था कि जी। नहीं, ये वैज्ञानिकता नहीं है। जी जी, तो उस समय गोपीनाथ मुंडे के नेतृत्व में जी भारतीय जनता पार्टी में मैं था, हम लोगों ने आंदोलन किया कि नहीं, ओबीसी का तय जी। करो, ओबीसी को दो, जी कोटा तय करो। जी, हम लोग संसद को ठप किए, सब जी, कुछ हुआ। जी मुलायम सिंह भी उस समय सब थे कि नहीं, ओबीसी का दो। जी, जी जब ओबीसी की बात उसमें जोर पकड़ लिया, जी, तब फिर जब बैठक हुई, जी तो सरकार ने कि ओबीसी के साथ साथ इसमें अल्पसंख्यक को भी जोड़ा जाए। जी, तो ये सबसे बड़ा हमारे साथ पिछड़ी जाति के साथ अन्याय है, और जी। हमारे साथ
हमारे साथ अन्याय होते रहा। मतलब अल्पसंख्यकों को हम अल्पसंख्यक को टैग करके जी जी और हमारा हिस्सा मारने का ही काम होता है। तो उस समय कांग्रेस पार्टी जब अल्पसंख्यक को जोड़ने का कही कि इसमें अल्पसंख्यक ओबीसी के साथ अल्पसंख्यक को भी जोड़ देना चाहिए, जी जी तो भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक है जी कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि संविधान में तो धर्म के नाम पर है नहीं आरक्षण। जी जी तो अगर धर्म के नाम पर आरक्षण होगा तो बाकी सभी धर्म के जो अल्पसंख्यक है सब धर्म का हो, जी एक मुसलमान क्यों? जी जी तो हमेशा जी हमेशा इन पिछड़ी जातियों के हक को काटने के लिए, इनको बरगलाने के लिए हमेशा जी जी अल्पसंख्यक को टैग करके हमारा हिस्सा, जो भी मारने वाले लोग हैं वो खड़जंत्र करके हमारा हिस्सा मारते हैं जी कि इन होगा आना इन पिछड़ों को मिलेगा। ठीक ठीक बात। न अल्पसंख्यक जुड़ेगा क्योंकि संविधान में है नहीं जी जी प्रोविजन, तो गैर संवैधानिक तरीके से जुड़ेगा नहीं। जी ये जुड़ेगा नहीं तो पिछड़ों का उसमें जुड़ेगा नहीं। असली खड़जंत्र वहां है जो पिछड़ी जाति के नेता, चाहे अखिलेश हो चाहे कोई हो, सदन में बोलते हैं, लेकिन वो डॉक्टर लोहिया की नीति को भूल गए हैं। ठीक है। आप अल्पसंख्यक में भी, मुसलमान में भी पिछड़ा मुसलमान है, उनको आरक्षण प्राप्त है। जी जी जो उनमें जो पसमंदा है, जोल्हा है, धुनिया है, कुजरा है, कबारी है, नट है, बक्खो है, तितिरमार है, बटेरमार है, ये सब पिछड़ी जाति में है और मंडल कमीशन से इनको भी आरक्षण मिल रहा है। जी जी पिछड़े मुसलमान, अब जो मिल रहा है वो पर्याप्त है। पिछड़े मुसलमान को नहीं, अब जो सरकार जो सीटें बढ़ाना चाह रही थी, 850 के लगभग करना चाह रही थी, और विपक्ष कह रहा था कि 543 में ही दे दो, तो आपके हिसाब से कौन सी परिस्थिति ज्यादा बढ़िया थी? देखिए 543 हो जी चाहे 850 हो, जी सवाल तो है जो हमारे जो पिछड़े वर्ग, जो महिला का को आरक्षण है, जी जी तो केवल महिला के आरक्षण में जब पिछड़े को भी मांग किया जाता है कि इसमें पिछड़े जाति का भी कोटा निश्चित कर दो कि इतना ओबीसी होगा। ठीक। क्यों कि ओबीसी समाज आज तक अपने को असुरक्षित महसूस करता है। क्यों? जी जी तो ये कहते हैं कि अब पार्टी वाले देंगे ना, जी जी तो पार्टी वाले अगर दे दिए होते तो आज तक क्यों नहीं दिए? जी जी जब तक किसी पार्टी के द्वारा, किसी नेता के द्वारा, किसी पार्टी जी जी और किसी नेता के द्वारा, किसी संगठन के द्वारा और जी। किसी सरकार के द्वारा जी ये कहा जाएगा, जी। यह शब्द कि मैंने इतनी महिला को दिया, मैंने इतना पिछड़ा को दिया, जी जी तो मेरा शब्द है ये मैं कौन है? लोकतंत्र में मैं कौन है? जी जी और इस मैं को किसने अधिकार दिया है? जी जी हाँ, तो वो मैं लेकर के नहीं बोल रहा, वो तो अहंकार की बू आएगी, वो कैसे दे सकता है? इसका मतलब कि मैं कि तुम हमारे कृपा पात्र हो, वो दाता बन रहा है, तुम दाता हो, हम तुम्हारे कृपा पात्र हैं। जी जब तक ये पिछड़ी जाति और दलित समाज के लोग और महिलाओं को जी जी किसी संगठन से, किसी सरकार के द्वारा ये बोध कराया जाएगा कि तुम कृपा पात्र हो जी जी और हमारी मर्जी से तुमको ये सम्मान मिला है, जी जी तब तक वो दास भाव है। हाँ, दास भाव ही रहेगा वो, दास भाव। तो डॉक्टर लोहिया ने हम पार्लियामेंट में बोलते हुए कहा था कि पिछले 1500 वर्षों में हिंदुस्तान ने दास भाव के समन्वय को सीखा है, स्वामी भाव का समन्वय नहीं सीखा है। जी जी तो ये आरक्षण एक है दास भाव से और एक है स्वामी भाव से। जी जी दास भाव का मतलब जी हाँ, आपकी कृपा से हम बने हैं, आप दाता हैं, दानी हैं, आप कृपा दृष्टि बनाए रखिए। वो तो अभी बिहार का जो नया चीफ मिनिस्टर बना है वो बोल रहा है, ब्राह्मणों को कह रहा है, पुरानी वीडियो वायरल हो रही कि मैं आपके कहे अनुसार चलूंगा, जो है आप, वो तो सब आ ही रहा है, जो कुल मिलाकर के अधिकार नहीं है, मांगना पड़ रहा है एक तरह से। इसी को कहते हैं दास भाव। दास भाव ही है, ठीक, दास भाव। कर्पूरी ठाकुर का जो समन्वय था वो स्वामी भाव वाला था। जी जी वो स्वामी भाव वाला था कि नहीं जी, इनका अधिकार है जी, इनका अधिकार है, हमको हम देंगे जी, हम देंगे, चाहे हम गाली सुने चाहे हम रहे न रहे, जी जी लेकिन इनको हम देंगे, इनका अधिकार है। जी, तो कर्पूरी ठाकुर देते थे स्वामी भाव से, जी जी स्वामी भाव से। जी जी आजाद भारत में इतने दिनों तक जो दिया जा रहा है वो दास भाव से। दास भाव का मतलब
कि कोई है जो कहता है जी अरे मैंने तुमको बनाया है, तुम्हारी क्या हैसियत है, जी 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 मैं जब तक चाहूंगा रहोगे, नहीं तो मैं जब चाहूंगा हटा दूंगा। दास भाव ही हो गया वो तो, दास भाव, एक तरह से डरा रहेगा वो। दास भाव। जी तो पिछड़े हो, महिला हो, पिछड़ा हो, दलित हो, अनुसूचित जाति हो, जब तक इनके अंदर स्वामी भाव का बोध नहीं कराया जाएगा तब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं। बहुत बड़ी बात कही, स्वामी भाव का जो है उदय उनके भीतर आना चाहिए, नेतृत्व का, नेतृत्व का। जो और ये आएगा जब उनको उनका अधिकार मिल जाएगा। जब मुख्यमंत्री कोई बने, जी जी अब मुख्यमंत्री को जैसे कर्पूरी ठाकुर थे, जी जी तो उन्होंने 26% आरक्षण लागू कर दिया। जी तो जो मुख्यमंत्री बने, जी जी उस मुख्यमंत्री को जब तक पूर्ण अधिकार नहीं होगा जी जी निर्णय लेने का, वो डिसीजन नहीं होगा तो कैसे कर तो पाएगा। जब तक वो निर्णय लेने की क्षमता उसको नहीं होगी, जी जी और निर्णय लेने में वो आश्रित होगा, जी जी निर्णय लेने में वो दास भाव का होगा कि किसी के आदेश मिलेगा तब हम इसको करेंगे, जी तब तक वो दास भाव है। जी 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 स्वतंत्र रूप से, स्वेच्छा से, जी जी स्वतंत्र रूप और स्वेच्छा से जो उचित समझेगा जी और स्वयं निर्णय करेगा कि साहब महेश वैद्य है यहाँ कुर्सी पर, हम चाहते हैं महेश वैद्य इस कुर्सी पर नहीं रहे, उस कुर्सी पर जाए, वो इस कुर्सी पर आए, जी जी और हम करेंगे। जी जी ये है स्वामी भाव। और जब ये रहेगा कि महेश वैद्य को यहाँ से हटा के उनको यहाँ लाने के लिए जब तक हमको किसी का निर्देश नहीं मिलेगा, आदेश नहीं मिलेगा, तब तक हम नहीं कर सकते। ये है दास भाव। प्यारे दोस्तों, आपने हुक्मदेव नारायण यादव की बात सुनी। नारी सशक्तिकरण को लेकर के जो इन्होंने बात कही है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है दास भाव की बात। हम अगर दाता की भूमिका में बन करके दूसरे को याचक की भूमिका में रखते हैं तो दास भाव अपने आप ही पैदा होगा। जब तक भीतर स्वामित्व का भाव, स्वामी भाव नहीं पैदा किया जाएगा तब तक समानता की बातें बेकार है, समता की बातें बेकार है। संविधान ने जिस समानता की परिकल्पना की थी वो समानता की परिकल्पना अभी अधूरी है। इसलिए अधूरी है क्योंकि पुरुष समाज आज भी दाता की भूमिका में लगता है और महिलाओं को आज भी याचक की भूमिका में देखा जाता है। यह भूमिका ही बदलनी होगी। सदन में प्रस्ताव गिरता है, ये अलग बात है, इस विषय में अलग से बहस की जा सकती है। असली बात नारी को समानता देने की बात है। जो सवाल इन्होंने उठाया है कि पहले सार्वजनिक कीजिए ना, एससी का तो जो कोटा है वह तो खुला हुआ है, सबको पता है। आप सार्वजनिक करके बताइए ना बीसी का कोटा कितना है, कितने सांसद है बीसी के, कितने अधिकारी हैं बीसी के, कितने बीसी के विधायक हैं। आप सारी लिस्ट जनता के सामने रखिए, आपको पता लग जाएगा 50% से भी अधिक ओबीसी बीसी की आबादी कहाँ खड़ी है। आपको अपने आप आईना दिख जाएगा, आपको अपने आप सब कुछ पता लग जाएगा। इसलिए सबको ओबीसी की भी चिंता करनी है और कोटे में जो कोटा की बात कही जा रही है उसकी भी चिंता करनी है। और सदन की बातें यहाँ पर जो डिस्कशन में जो आप लोगों ने सुनी है वह एक अलग विषय है। इनका सामाजिक सद्भाव के नाते जो विषय उठाया गया है दास भाव और स्वामी भाव के नाते, उसको समझने की जरूरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हुक्मदेव नारायण जी। धन्यवाद।